गुड डे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और यूपी पुलिस में आप मैथ को अगर हम देखते हैं तो मैथ में कुछ चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जिनमें से एक चैप्टर है प्रतिशत, परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में आप परसेंटेज पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ जाएं और आपको कोई वीडियो और ना देखनी पड़े। आपका ये वीडियो एक फाइनल वीडियो होगा जिसमें आप पूरा परसेंटेज सीख पाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए और परसेंटेज को जानते हैं। पहले परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जैसा कि वो अपने नाम से बताता है कि परसेंट, यानी वो राशि जो प्रत्येक 100 पर लगती है। अगर प्रत्येक 100 की बात कहूँ तो जैसे आपने सामान्य जीवन में सुना होगा कि भाई 10% पर मैंने 500 रुपये ब्याज, 500 रुपये पर 10% ब्याज पर 500 रुपये लिए। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 500 रुपये पर 10% पर ब्याज हो जाता है 50 रुपये 1 मंथ का। कॉमनली 1 मंथ का ही चलता है सामान्य जीवन में तो। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो परसेंट पर 50 कैसे होता है, क्योंकि 500 में 500 होते हैं, 500 में 500 होते हैं और हर 100 पर अगर मैं 10 को काउंट करूं तो 50 हो जाता है। तो परसेंटेज वो राशि है जो किसी और राशि को नहीं जानती, वो हमेशा उस राशि को 100 अंकों में डिवाइड कर देती है और उन्हीं पर लगती है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है वह राशि जो 100 पर गिनी जाए। चलिए परसेंटेज के कुछ सवालों द्वारा हम लोग इस बात को समझते हैं। किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोगों को उसे 100 से गुणा कर देनी चाहिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 5/4 को परसेंटेज में बदलना चाहता हूं तो मैं इसकी 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 125%। कोई भी वैल्यू, अगर 0.08 को मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूं तो मैं इसकी 100 से गुणा कर दूंगा और ये हो जाएगा 8%। किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मैं किसी भी राशि को परसेंटेज से भिन्न में या सामान्य संख्या में बदलना चाहता हूं तो मैं उसके अंदर 100 से भाग कर दूंगा। यानी कि अगर मैं 125% को चाहता हूं कि भाई वह 100 में बदल जाए, 125% 100 में बदल जाए, सॉरी भिन्न में बदल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसे 100 से भाग कर दूंगा और ये 5/4 मुझे भिन्न रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए वैसे तो हम लोग जान चुके हैं कि भाई परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे और भिन्न में बदलना है तो हम लोग 100 से भाग कर देंगे। लेकिन बेटर ये है कि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग इस कन्फ्यूजन से बचें। एग्ज़ाम टाइम में अगर हम लोग इस कन्फ्यूजन से बचें तो बहुत बेटर होगा, बिकॉज मैं आपको एक सवाल के द्वारा इस बात को आप महत्व समझाता हूँ। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था कि किसी संख्या का 66.66% 15 है, संख्या का मान बताएं। जैसा कि मैंने कहा सभी बच्चे जानते हैं कि भाई परसेंट से हटाना है तो हमें 66.66% को 100 से भाग कर देना पड़ेगा और उसका मान आ जाएगा 15। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इसकी कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए, और अगर मुझे मालूम होता कि 66.66% वास्तव में किसी भी संख्या का 2/3 भाग होता है तो आई थिंक ये सवाल बहुत आसान होता। 15 × 45 और 45 का आधा 22.5। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल करा नहीं जा सकता, पर कंपटीशन के अंदर इस सवाल को करने के लिए हम लोगों के अंदर समय को बचाने की क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए हमें पता हो कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, तो बहुत बेटर है। चलिए मैं कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में लिखवा दूंगा, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे।
कुछ सवाल देखते हैं और कुछ सवालों के द्वारा हम लोग परसेंटेज को जान। 92 का 12.5% x का 50% है। सरल सवाल है, कहता है 192 का 12.5% बराबर x का 50% है। 192 का 12.5% बराबर x का 50%, x का 50%। अब देखिए 192 का 12.5% मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम हो कि 12.5% किसी भी सवाल में उसका 8वां हिस्सा होता है और 50% किसी भी सवाल में उसका आधा हिस्सा होता है, तो कैलकुलेशन मेरी बहुत आसान हो जाएगी, है नहीं। 2 से 8 काट दिया 4 और 4 से काट देंगे इसे, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत इजीली वैल्यू आ जाएगी। 12.5% से भी सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैंने बताया परसेंटेज को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सवाल हमारा काफ़ी जल्दी हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। लिखा है 5 का 3% कितने प्रतिशत है। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, वैसे तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ बच्चे फार्मूले के थ्रू ही बात को समझ पाते हैं। चलिए, जैसे a का b% बराबर c, यानी जो परसेंटेज पूछा है उसे हम लोग यहाँ पे रखें। का मतलब आप जानते ही गुणा होता है, तो कह रहा है 5 का 3% कितने प्रतिशत है। लैंग्वेज का खेल है, 5% का 3% कितने प्रतिशत है। यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है, 5% का b ही लिख लेते हैं, 3% कितने प्रतिशत है। चलिए सॉल्व करें। बराबर में परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, 5 से 100 काट दीजिए 20, और 20 की अगर 3 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा 60%। ठीक। वैसे परसेंट निकालने के लिए हम लोग एक बात और जान लें कि अगर परसेंटेज पूछा है तो जो का वाली वैल्यू होती है, यानी का मतलब है उसी का क्षेत्र, उसी का अधिकार, तो 5 का 3 कितने % है, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो किसी फार्मूले की खास ज़रूरत होती नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग खुद ही स्मार्ट हो जाएंगे, चीज़ें सीखने लगेंगे। ठीक है, बस शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए, फिर कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती है। बस हम लोगों को हमारा टारगेट निश्चित होना चाहिए कि भाई हमें तो ये सीखना ही है। 101% आप लोग सवालों को करेंगे। चलिए, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अभी हम लोगों ने जाना कि परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100 होती, अब कह रहा उसका 40% घटा दिया तो उसमें से 30 प्राप्त होता है। भाई अगर 40% घटा दिया तो संख्या जो रह गई वो तो वास्तव में 60 रह गई, और आप 60% को 30 कहना चाहते हो, तो यानी कि आप संख्या को क्या कहोगे। और संख्या भी हमने सीखा था कितनी होती है, 100। तो भैया अगर तुम 60 को 30 कह रहे हो तो 100 को तो 50 ही कहते होगे, आधा बोलते होगे। तो संख्या पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखो 100 को बता रहा है। कह रहा भैया मैं तो 60 को क्या कहूँगा 30, तो 100 को क्या कहूँगा 50। फिर से ध्यान दे, सवाल में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। तो भाई 40 घटा दिया तो क्या बच गया 60, 40 घटा दिया तो क्या बच गया 60, और 60 का मान 30 बता रहा है, तो 100 का मान क्या बताएगा, 100 का मान बताएगा 50। ठीक, चलिए आगे करेंगे सवालों को। कह रहा कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। बिल्कुल वैसा ही सवाल, 80 से 60% कम है, तो भाई 80 से 60 कम है तो 80 का 40 है, 60 कम है तो 100 में से घटाइए। हर चीज़ 100 होती है, हर चीज़ 100 होती है, अधिक होता तो जोड़ देते। कम बता रहा है तो 60 कम है तो 40 है। भाई कितनी होगी वो संख्या, 32 होगी। वो संख्या कितनी होगी,
32 होगी। कहता है x का 10%, क्या कहता है, x का 10% बराबर y का 20% है। x का 10% बराबर y का 20% है आपसे, तो x अनुपात y बताइए। x अनुपात y, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो भाग में जो चीज़ होती है वो तो सामने की होती है भाई। तो अगर परसेंट से परसेंट काट दूं, और थोड़ा सा कर लेते हैं, 10 से 20 काट देते हैं, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा 1। तो अगर आपसे x और y का अनुपात पूछे तो x के लिए सामने वाली वैल्यू क्या है, 2 है, और y के लिए सामने वाली वैल्यू क्या है, 1 है। ध्यान रखें, अगर अनुपात पूछ रहा है तो आमने सामने की वैल्यू, और आमने सामने की वैल्यू यानी बराबर के जो उस तरफ है, तो x के सामने बराबर में क्या आ रहा है, 2, और y के सामने बराबर में क्या आ रहा है, 1। तो अगर आपसे x और y का अनुपात पूछ रहा है तो क्या गया, 2 अनुपात 1। जितने सवाल सीखेंगे उतनी चीजें खुलेंगी, उतनी चीजें पता लगेंगी। कह रहा x y से 6 गुना है। क्या कहता है, x y से 6 गुना है। x y से 6 गुना है, तो y x से कितने % कम है। x y से 6 गुना है तो y x से कितने % कम है। चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा x y से 6 गुना है। यदि मैं कहूं कि x 1 है तो y 6 है। y से 6 गुना है, चलिए थोड़ा सा गलत बोले, y 1 है तो x 6। दो बातें तो क्लियर है कि भैया x ज़्यादा है और y कम, लेकिन ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, y कितने प्रतिशत कम है। चलिए ये बात तो अगर हम लोग संख्या में देखें तो भैया कम तो 5 है, कम तो 5 है। और ये कह रहा कितने प्रतिशत, अगर मैं कह दूं कि x कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे भी हो सकता है भाई, जरूर थोड़ी ना कि एग्जामिनर कहेगा कम ही पूछूंगा मैं। तो कम पूछेगा तो भी 5 है और अधिक पूछेगा तो भी 5 है। लेकिन कमी का एहसास कब होता है, आप बताएं। कमी का एहसास हमें तभी होता है जब हमारे सामने कोई कौन आ जाता है, ज़्यादा वाला, है नहीं। तो कम के लिए आधार जो होता है वो अधिक होता है। तो अगर कम पूछे तो नीचे आधार जो होगा वो 6 होगा, और इसी प्रकार अगर अधिक पूछे तो नीचे जो आधार होगा वो कम होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से गुणा कर देंगे। 5/6 कैलकुलेट करके भी निकाला जा सकता है। वैसे एज ए नॉलेज 83 से 1/3% होता है। अगर हमें याद होगा तो हमारा समय बचेगा, और पेपर में समय बचाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, कुछ सवाल और देखते हैं। मेरी कोशिश है कि आज आपका परसेंटेज का कंसेप्ट पूरा हो। चीज परसेंटेज में 100 होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कह रहा है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों में 70% लड़के हैं। एक विद्यालय में कुल छात्रों में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या बताएं। हर चीज़ परसेंटेज में 100 होती, और उसने मेरे से बताया कि 70% लड़के हैं। तो भैया अगर 70% बॉयज हैं तो नेचुरल है 30% लड़कियां हैं। और लड़कियों का मान उसने बता दिया कि भैया लड़कियां तो 756 हैं। लड़कियां कितनी है, 756 हैं। और पूछ रहा है लड़के बताओ कितने। तो अगर 30% का मान मुझे पता लग गया है 756 है, 30 का मान मुझे मालूम है कितना है, 756।
ध्यान रखें, इसे अनुपातिक विधि को ध्यान रखें, ये भी बहुत प्रयोग में आती है मैथ में। 30 का मान आपको पता लग गया, 30 का मान पता है तो इसे गुणा में रखिए 756। और जिस वैल्यू को भी आप पता करना चाहते हैं, अगर पूरा पता करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ 100 होती है तो ऊपर 100 रख देंगे। और वो कह रहा लड़के कितने, तो लड़के रखेंगे 70। 3 से काट दीजिए, 252 और 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 पंजे 35 और 1 36, और 7 दूनी 14 और 3 1764। कह रहा है एक टोकरे में रखे 36% सेब खराब हैं, तो अच्छे सेबों की संख्या अगर 144 है तो कुल बताएं। उम्मीद है ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन तब भी एक बार और देखते हैं। कहता है 36% सेब खराब है और अच्छे सेब 144 है, तो भाई सीधे सीधे बताना चाहता है कि अगर 100 में से 36 खराब हैं तो 64 सही है। और 64 का मान वो बता रहा है हमसे कि 144 है भाई, और कुल पूछ रहा है इस बार, तो कुल हमेशा कितने होते हैं 100। काट देते हैं, 16 से कट जाएगा, 16 चौक 64, 16 निम्मा 144, 4 से 100 काट दीजिए 25, और अगर 25 की 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। लिखा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए, वह 22 अंकों से फेल हो गया, बताएं पूर्णांक कितने हैं। सवाल में कहना चाहता है कि एक छात्र को पास होने के लिए रिक्वायरमेंट है 40%, और 40% वो 178 अंक लाने के बावजूद भी फेल हो रहा है, बट अगर उसे 22 मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता है, यानी 178 प्लस 22 40% के इक्वल है। सिंपल सवाल बन गया। पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक होते हैं भाई 100, जो पूछता है उसे भिन्न में हम लोग ऊपर रखते हैं, और 40 का मान उसने मुझे दे दिया 178 प्लस 22, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 40 पंजे 200, और ये हमारा आंसर आ गया 500। ईजिली सवालों को निकाला जा सकता है। चलिए कुछ सवाल और देखेंगे। क्या कहता है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं। 4 विषयों में से 3 विषय में, एक में 81, एक में 66 और एक में 71 प्राप्त किए हैं, और यदि पूर्णांक 100 है तो उससे चौथे विषय में कितने अंक मिले। चलिए, एक विषय परीक्षा में कमल 70% अंक अचीव करता है। अब उसके जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें एक में 81 लाता है, एक में 66 लाता है और एक में 61 लाता है, और चौथे के हमें ज्ञात करने हैं। 70% यानी कि उसका जो एवरेज है वो सभी विषयों में 70 है। तो अगर मैं ध्यान दूं पहले सब्जेक्ट पे, तो ये 11 तो फालतू ले आया भाई, और ये बेचारा 4 कम लाया है, ये 9 कम लाया है, और इसको तो 70 लाने ही लाने, क्योंकि 70% तो लाने ही लाने। लेकिन जो इनके बीच में मतभेद है कि भैया तू कम ले आया, तू ज़्यादा ले आया, इसकी पूर्ति चौथा वाला करेगा। अगर नहीं करेगा तो परसेंटेज बिगड़ जाएगी। तो अगर आप देखें तो इसके व्यक्ति के कुल मिलाकर 13 कम है और 11 फालतू है। तो अगर हम लोग इन्हें ओवरऑल लें तो खाली 2 कम रह रहे हैं भाई। 9 और 4 13 तो कम है 70 लाने के लिए, और 11 फालतू ला रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो भाई यहाँ तक इसके 2 कम है, और कोई सब्जेक्ट तो बचा नहीं है, ये सही बचा है। तो 70 को 2 पूर्ति करनी पड़ेगी, यानी 70 और 2 कितने हो गए जी 72। 72 लाएगा तो भैया परसेंटेज वही बना रहेगा, है नहीं। 70 तो लाने ही लाने, और जो 2 इसमें ओवरऑल कमी रह रही है इसे और पूरा करना है, तो ये हो जाएंगे 72। अगर कमल 72 नंबर लिया आता है तो उसके 70% अंक बने रहेंगे। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से फेल हो गया, और एक ने 52% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक मिले। अगर हम ध्यान दें तो एक व्यक्ति जो है बेचारा 30% अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है। फेल होएगा ही, 30% आया तो है नहीं, 30% आया तो भाई फेल होगा। तो
तो अगर 108 मिल जाते तो पास हो जाता। और जो दूसरा है वो टोटल का 52% आया, और ये पासिंग परसेंट जो भी हो उससे 24 अंक अधिक ले रहा है। अगर मैं इससे 24 ले लेता हूं और इससे 108 दे देता हूं तो दोनों ही पास परसेंट हो गए, यानी दोनों ही क्या हो गए, पास परसेंट हो गए दोनों ही। तो अगर यहां पर माइनस का 24 है, यहां पर 108 है, तो आप देखें माइनस का 24 तो इधर आके प्लस हो जाना है, यानी 132 हो जाना है भाई। और 52 में से 30 माइनस हो जाना है, यानी कितना हो जाना है, 22%। तो टोटल अंक हो जाने मेरे 600। टोटल कितने हो जाते, 600। इस सवाल में परसेंटेजों का अंतर अंकों के योग के बराबर होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 22 और 30 का अंतर है 22, और अंकों का योग है 132। और कोई भी चीज़ 100 होती है, निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे डायरेक्ट भी फार्मूले की तौर पे रखता तो 30 और 52 का अंतर रहता 22, और 22 का मान दे रखा है 132, 24 और 108, और टोटल पूछ रहा है तो 100, निकल जाएगा। वैसे इस सवाल में टोटल नहीं पूछा गया, इस सवाल में पूछा कि पास परसेंट कितना है, पास परसेंट कितना। तो पास परसेंट तो दोनों तरफ है, आप चाहे तो इधर से निकाल लीजिए, चाहे तो इधर से निकाल लीजिए। अगर मैं इधर से निकालूं तो 24 600 का कितने परसेंट है, निकाल सकते हैं, 4% है नहीं। तो 52 में से 4 गए, कितने हो जाएंगे, 48%। पास होने के लिए चाहिए 48, चाहे इधर से काट लें 6 से, 6 कम 6, 6 48, 18, 30 में 18 जोड़ेंगे 48। कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि इधर से करना है या उधर से करना है, कहीं से भी सवाल को करा जा सकता है। चलिए सवालों के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ अलग तरह के सवाल आने वाले हैं। अब इसमें जो सवाल है, जैसे कहता है एक परीक्षा में 70% अंक एक विद्यार्थी ने, 65% अंक दूसरे विद्यार्थी। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में अचीव करता है और 65% गणित में प्राप्त करता है, ठीक है, और 27% दोनों में प्राप्त करता है। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाते हैं। अगर वो कह रहा है कि एक परीक्षा में इंग्लिश में एक ने 70% प्राप्त करे, मतलब इंग्लिश में 70% लोग पास हो गए, मैथ में कहता है 30% लोग पास हो गए, मैथ में कहता है जी 65% लोग पास हो गए, 65% पास हो गए, और 27% दोनों में फेल हो गए। दोनों में फेल हो गए। अगर वो मेरे से पूछे कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास है, तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन हमेशा सवाल ध्यान रखें जो दोनों में दिया है सवाल को हमें यहां से उठाना है। तो दोनों में फेल दिया है तो सवाल फेल से चलेगा, ना कि पास से। यानी कि अगर यहां 70 पास हैं तो भैया 30 फेल है, और यहां 65 पास है तो 35 फेल है। ध्यान रखें सवाल हमेशा किससे चलेगा, जो दोनों में दिया है। इसे करने का तरीका बहुत ही आसान, भैया एक गोला इंग्लिश का और एक गोला मैथ का, और कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में, तो हम लोगों ने एक ऐसा हिस्सा मेंटेन कर लिया, इसे वेन बोलते हैं वैसे मैथ में, कि दोनों के अंदर कौन सा हिस्सा आ रहा है। तो देख रहे हैं आप दोनों के अंदर ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो 27 वो हिस्सा है जो दोनों में आ रहा है। अगर मेरे से पूछता है कि भाई मैथ में कितने पास फेल है, तो मैं 27 तो लिख चुका हूं, तो मैथ में तो 35 फेल है, तो 8 रह रहे। चलिए नाम बदल देते हैं, कोई बात नहीं, इधर मैथ कर देते हैं, इधर इंग्लिश कर देते हैं, ठीक। और अगर इंग्लिश में कह रहा 30 फेल है, तो इधर कितने हो गए भाई, 27 तो लिख चुका हूं, 3 रह गए, तो ये सारे फेलियर हो गए। तो 27 और 3 30 और 8 38 फेल हो गए।
अगर 38 फेल हो गए तो भाई पास कितने बचे? कोई भी चीज परसेंटेज में कितनी बताई थी? 100। तो 100 में से अगर 38 फेल हो गए तो भैया पास हो गए 62। पास कितने हो गए? 62। 62% पास हो गए। ठीक, ध्यान रखें इस बात को। हमेशा सवाल उससे चलेगा जो दोनों में दिया होगा। चलिए एक सवाल और करेंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, सवाल के करते करते क्लियर हो जाएगा। अगर हमसे कहा गया कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75 दोनों में ही पास हो गए। देखो 75% तो पास हो गए भाई दोनों में, है नहीं? और एक में 85 और एक में 80 पास होते हैं। 85 पास हो गए, आप देख रहे हैं 85 पास हो जाते हैं आपके गणित में और 80 पास हो जाते हैं अंग्रेजी में। 80 पास हो गए इंग्लिश में और 85 पास हो गए मैथ में। चलिए करते हैं सवाल। इस सवाल में थोड़ी सी आसानी है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए उसने जो चीज़ इस्तेमाल करी है वो सब पास ही करी है, नहीं? ये भी पास है भाई, ये भी पास है, तो उसमें पिछले सवाल की तरह लफड़ा नहीं है। चलिए तो 75 इधर आ गए। अगर 85 में से 75 लिख चुके हैं तो 10 लिखेंगे और इधर 75 लिख चुके हैं तो 5 लिखेंगे। तो 75, 5, 80 और 10 90। तो 90 तो पास ही हो गए। और अगर 90 पास हो गए तो भैया बचे कितने? 10 हो गए फेल। अब इस सवाल को और आगे बढ़ाया उसने, कह रहा कुल फेल विद्यार्थी 40 हैं, बताओ कितने? तो भैया 10 का मान 40 बता रहा, और कुल तो हम जानते हैं भैया 100 होते, तो 400 होंगे, है कि नहीं? आसानी से कर सकते हैं सवाल को। हमेशा ध्यान रखो दोनों में क्या दिया है उसे उठाना है, बीच में रखना है, बस और कुछ नहीं इस सवालों में। चलिए क्या कहता है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में फेल हो गए, जबकि 15 दोनों में फेल हो गए। चलिए एक विषय में तो फेल होते हैं 35, दूसरे में होते हैं 42 और दोनों में फेल होते हैं 15। यहाँ तो उसने हमें सारे के सारे फेलियर दे दिए भाई। और कहता है अगर परीक्षार्थी टोटल 2500 हैं तो केवल एक विषय में पास कितने हुए? सवाल थोड़ा सा मज़ेदार है, आप ध्यान दीजिए, ये सब फेलियर है। चलिए पहले अपना डायग्राम क्रिएट करते हैं। 15 यहाँ लिख दिया, 35 में 15 गए 20। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आई होगी, सब फेलियर है। ये एक विषय में फेल है, ये दूसरे विषय में फेल है और ये बेचारे दोनों में फेल है। लेकिन वो कह रहा टोटल कैंडिडेट है 2500। टोटल कैंडिडेट है हमारे जो 2500 हैं, जो हमारे एग्जाम में बैठ रहे हैं, और केवल एक विषय पास कितने? पास का तो जिक्र ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि कोई आदमी 2 एग्जाम दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि ये एक में फेल हो गया, ये एक में फेल हो गया और ये दोनों में फेल हो गए, तो भाई जो एक में फेल हुआ है वो एक में पास भी तो हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 2 एग्जाम देता है और वो एक में फेल हो जाता है तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो एक में पास हुआ है। एग्जामिनर कई बार शब्दों का खेल करता है। तो ये 20 जो है एक विषय में फेल है तो एक विषय में पास, और ये भी एक विषय में फेल है तो एक विषय में पास। तो निकाल लीजिए 20 और 27 कितने हो गए? 47 निकाल लेते हैं। 25 सत्ते 175, 17 हासिल, 25 चौक 100। टोटल कैंडिडेट हो गए 1175। कहता है कि एक कार्यालय में
72% कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी, 72% कर्मचारी या तो चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। ठीक। और कह रहा कि हर आदमी कोई ना कोई तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो काम करता है, या तो चाय पीता है कॉफ़ी पीता। और 40 कर्मचारी ऐसे हैं, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, 40 संख्या है, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो हमें बताना है कि भैया कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलिए बताते हैं। अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज में हर चीज़ 100 होती। अब हर आदमी चाय और कॉफ़ी पी रहा है, अगर मैंने जोड़ लूँ 4 और 2 6 और 7 और 4 11 तो ये 116 हो रहा है। जो चीज़ 100 है वो 116 कैसे हो सकती है? नेचुरल है, मैंने किसी चीज़ को 2 बार गिन लिया। जो 2 बार गिने हैं उन्हें कॉमन कहते हैं, यानी कि वो दोनों में गिन लिए हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ये 16 है तो नेचुरल है, 16 2 बार गिन लिया गया है, तो 16 2 बार गिन लिया गया है, यानी यही कॉमन है। और इसका मान उसने बताया है कि भैया 40 है, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 50 की 5 से गुणा करिए 250। हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज का मान कुछ भी हो पर वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100 होती है बेसिकली। 100 से अधिक बढ़ने पे वो अलग बात है कि वृद्धि हो रही है उसकी, लेकिन उसका मान 100 में ही है। चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगी और बात। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, हर लड़का हॉकी और फुटबॉल जरूर खेलता है। 75% लड़के हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, और 45% लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक। और कहता है कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? टोटल बच्चे उसने बताए मुझे, टोटल बताएं। टोटल बच्चे हैं भाई 600, दोनों खेलने वाले। अभी हमने बात करी थी कि हर चीज़ 100 होती है, तो ये तो अगर मैं जोड़ूं तो ये हो गया भाई आपके कितने 120। तो नेचुरल है 20% फालतू है, और वही जो फालतू होंगे वो दोनों खेलते हैं। तो 600 का 20% निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है भैया। 120 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे, है नहीं? जो फालतू होगा वही कॉमन होगा, यानी 20% ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक। ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जामों में। चलिए अपने सवालों के टाइप को चेंज करते हैं, कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं। ये पेपर में बहुत आते हैं। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? या तो अधिक कम हो गई तो वो अधिक करेगा, और अधिक होगी तो वो कम करेगा। मतलब बैलेंस करना चाहता है। कहता भैया तेरी आय कम है तो कितनी वृद्धि कर दे, और तेरी आय अधिक है तो कितनी कमी कर दें। या तो कम वाले को बढ़ाएगा या बड़े वाले को घटाएगा। मतलब यह है बैलेंस करता है। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल के थ्रू समझते हैं। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? कम है तो अधिक पूछ रहा है, 20% कम है। बहुत ही आसान तरीका होता है। 20 कम है तो 100 में से कम है, तो 100 माइनस 20 करेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए तो आप 100 करते ही हैं। चलिए तो ये 80 हो गया। ध्यान रखें कम है तो घटा देंगे, और अधिक होता तो जोड़ देते हैं। चलिए अधिक वाला भी सवाल करते हैं। कहता है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने % कम है? सिंपल, 60 अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे। 100 में जोड़ दिया मैंने,
100 में मैंने जोड़ दिया। अगर याद रखोगे तो कब मेहनत करनी पड़ेगी, 3/8 यानी 37.5%। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो गई। कहता है चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो गई, महिला अपनी खपत को कितना कम कर दे कि उसके बजट पर कोई फर्क ना पड़े। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होगी, महिला अपनी खपत को कितना कम कर दे कि उसके बजट पर फर्क ना पड़े। बिल्कुल वही सवाल है, 20 की वृद्धि हो गई, वृद्धि तो भाई 100 पे ही होगी। सोलह सही 2/3। ये अगर आपको याद होंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कई बार सवाल में कुछ अलग तरीके से कह दिया जाता है, जैसे कहने लगा कि चीनी का मूल्य 16 रुपये से 18 रुपये हो गया। अब की बार परसेंटेज में बात नहीं, रुपए में बात है कि कह रहा चीनी का मूल्य 16 रुपये से 18 रुपये हो गया, तो एक अपने व्यक्ति या महिला अपने घर के बजट में कितनी कमी कर देगी उसके बजट पर फर्क ना पड़े। ये भी बिल्कुल वैसा ही, भाई 16 से 18 हो गया तो 2 रुपये का अंतर आ गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा वृद्धि होगी, सस्ता भी हो सकता है। कमी से वृद्धि, वृद्धि से कमी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फाइनलाइज हुआ है, यानी कि अगर 16 से 18 हुआ है तो नीचे 18 लिखना है, और अगर 18 से 16 हुआ है तो नीचे 16। फिलहाल हमारा सवाल है कि 16 रुपये से 18 रुपये हो गया है, तो हम नीचे 18 लिखेंगे। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, 1/9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कहता है कि भाई चीनी के रेट 20% बढ़ गए तो गृहिणी ने घर के खर्चे को 25% कम कर दिया, उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ा। दुकानदार की सेल 20% घटती है तो वस्तु के दाम 25% बढ़ा देता है। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई 25% कम कर दी तो कितना फर्क पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल होते हैं, बहुत आते हैं पेपर में सवाल। तो इसके लिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, +-x +-y +-xy/100। प्लस का सेंस आप वृद्धि के लिए लेंगे और माइनस का सेंस आप कमी के लिए लेंगे। आप ये समझिए कि एक ना एक सवाल तो इन पे बस फंसता ही फंसता है एग्जाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम लोग यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या सामान्य अपने कांस्टेबल लेवल वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो इनमें से एक सवाल ना फंसे। फंसता ही फंसता है, आप ये ध्यान रखिए, एक सवाल तो आना ही आना है। चलिए करते हैं कुछ सवाल। क्या कहता है, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर गृहिणी ने अपनी खपत को 25% कम कर दिया, परिवार के बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 20% वृद्धि हुई है तो दाम बढ़ गए, पर कंज्यूमशन उसने 25 कर दी। देखिए प्लस और माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई बनेगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस। 20 × 25/100। चलिए कैलकुलेशन करें, 25 से 100 काट दो भाई, 4 से 20 काट दो 5। तो देखिए माइनस का माइनस के 30 से प्लस का भी जाए तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस किसको कर रहा था, कंज्यूमशंस को, तो कंज्यूमशन कम हो जाएगा, 10% घर का खर्चा कम हो जाएगा, है नहीं। यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो तथा पानी की खपत में 20% की कमी हो जाए तो घर के बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो और पानी की खपत में 20% की कमी। पहली बात तो अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो +20 -20 प्लस माइनस के गुणा माइनस, तो इन दोनों का तो रोल ही खत्म हो गया। माइनस बता रहा कि भैया कमी होएगी, कितनी होगी, 4%।
तो अगर हम लोग ये बात जानते हैं कि दोनों ही परसेंटेज बराबर हैं, यानी कि वृद्धि और कमी दोनों ही चीज़ बराबर है, तो हमेशा कमी होगी, और कमी कितनी होगी, दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर दें। जैसे आपसे कहता है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% कम कर दें, तो कितने परसेंट की कमी होगी। तो सेम सवाल है, 20% बढ़ा दिया तो आपको पूरा सवाल की जरूरत नहीं है, आप दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए, और नेचुरल है भाई 4% कमी हो जाना है। ध्यान रखें, ये एरिया वगैरह में भी सवाल बन जाते हैं। जैसे आपसे कह देता है कि एक वर्ग की लंबाई 40 बढ़ा दी और चौड़ाई 30 बढ़ा दी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों ही बढ़ा दी, +40 +30। जब भी 2 बार वृद्धि है तो सीधे ट्रिक लगाइए, परसेंटेज में कुछ नहीं करना। 70 और 12 82% बढ़ गया। चाहे वर्ग हो, आयत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। कहता है एक वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। हम जानते हैं जो एरिया होता है उसमें साइड 2 बार आती है, और जब साइड में वृद्धि कर रहा है तो 2 बार वृद्धि करेगा, तो फिर वही बात 30 + 30 कितनी आ जाएगी, 69। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। त्रिज्या में तो हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बच्चों। चलिए, πr² आप जानते हैं, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते वो जान लें कि त्रिज्या r रेडियस को कहते हैं, और 2 बार आ रही है तो यानी -50 2 बार काउंट होएगा, और माइनस माइनस की क्या गुणा हो जाती है, प्लस। तो माइनस के 100 में से प्लस का 25 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 75। तो एरिया 75% कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। चलिए, कहता है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, और कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल मिश्रण में 30% हो जाए। चल, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज़ को वो मिला रहा है ये तो हमें मालूम नहीं कितनी मिला रहा है, लेकिन जो पहले से मात्रा है जिसे वो छेड़ नहीं रहा वो तो उतनी ही रहेगी जितनी प्रारंभ में थी। तो अब जैसे इस सवाल में कहता है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, तो कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए। एल्कोहल थोड़ी ना छेड़ रहा है, तो एल्कोहल तो 9 में 50% ही है, ये नहीं बदलेगी। कहता है कितना पानी मिलाया जाएगी अब मिश्रण में एल्कोहल 30% हो जाए। अगर वो मुझे पानी बताता भी तो भी मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो मालूम है मेरी क्या चीज़ चेंज नहीं हुई है, एल्कोहल नहीं। तो कह रहा मिश्रण में वो एल्कोहल अब कितनी है, 30 है। चलिए परसेंट से परसेंट काट दूं तो मिश्रण मेरे पास अब जो होगा वो 15 का होगा। पहले मिश्रण था 9, आज है 15। क्यों? क्योंकि भैया जो मिलाया वो बढ़ गया, तो 6 लीटर बढ़ गया ना। और 6 लीटर क्या मिलाया था, पानी मिलाया था, है नहीं। तो पानी हो गया भैया 6 लीटर। तो हमेशा ध्यान रखो, जो चीज़ मिलाई है उस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। सॉरी, जो चीज़ को वो नहीं मिला रहा है वो चीज़ वैसे की वैसी रहेगी। चलिए एक सवाल और समझते हैं। कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी
इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। अब क्या कह रहा है भैया, 300 ग्राम में 40% चीनी है, ठीक है ना। कह रहा कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, इस बार पानी नहीं मिला रहा, कि मिश्रण में 50% चीनी हो जाए, ठीक है। चीनी मिला रहा है तो चीनी को ध्यान नहीं देना है, चीनी मिला रहा है तो चीनी को ध्यान नहीं देना है। तो 300 में 40% चीनी है तो भाई पानी कितना होगा, 300 का 60% होगा। ठीक है, 300 का 60%। और अब कह रहा है कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए तो भैया पानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है कि नहीं। तो परसेंट से परसेंट काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 5 से इसे काट देते हैं, 5 6 30, तो ये आ गया जी 360। कितना आ गया मिश्रण, 360। और पहले तो भाई 300 था, तो क्या चीज बढ़ गई, 60 ग्राम बढ़ गया। तो कितनी चीनी मिला दी, 60 ग्राम। हमेशा ध्यान रखो, जो चीज उसने मिलाई है उस चीज पर ध्यान नहीं देना, दूसरी चीज पर। वो कह रहा 300 ग्राम में 40% चीनी है, लेकिन मैंने ध्यान दिया पानी, क्योंकि वो कह रहा चीनी मिलाई है, तो मैं चीनी पे ध्यान नहीं दे रहा। कह रहा चीनी मिलाकर चीनी 50% हो गई। अगर चीनी 50% होगी तो पानी भी तो 50% हो गया। तो मिश्रण में 50% पानी था, जो 300 में 60 था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 300 का 40% चीनी है, तो अगर शुगर इतनी है तो वाटर कितना होगा भाई, 300 में 60%। कह रहा अब चीनी हो गई 50%, अगर 50 होगी तो पानी भी 50 हो जाएगा। 50% का मतलब होता है बराबर, 1/1। तो भैया 40 में कितना जोड़ दें कि बराबर हो जाए, 20। भैया 60 है, और 300 के 40 में कितना जोड़ दें कि 300 के 60 हो जाए, तो 300 का 20%। देखिए सवाल करने के तरीके बहुत संभव होते हैं, मेन बात है कहाँ से हमें आसानी पड़ती है, ठीक है। मैथ में एक बहुत चीज़ ज़रूरी है जिसका नाम है प्रैक्टिस। देखिए करने के तरीके मैं बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा मैथ में। प्रैक्टिस जरूर करिए, इनके सवालों को करिए, इन टाइपों के सवालों को देखिए, वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वो आपके पास है। जब समझ में नहीं आता तब वीडियो देखिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, हो सके तो ज़्यादा लंबी हो रही है, परेशानी हो रही है एक साथ गेन करने में, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके देखिए। एक एक पार्ट को मैंने कोशिश करी है कि मैं अलग अलग सेक्शन को उठा रहा हूँ, ठीक है, टाइपों को जोड़ रहा हूँ। बट मैंने जब बच्चों से पूछा तो बच्चे कह रहे भैया कोई एक परफेक्ट वीडियो, एक ही वीडियो मिल जाए, तो मैंने इस बार एक ही वीडियो बनाई है, एक ही टॉपिक पे, ठीक है। बट अगर आपको असुविधा होती है तो आप इसे टुकड़े टुकड़े करके पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन बात है समझना। वैसे मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम समझ रहे हैं तो हमारा जी नहीं करता है उसे रुकने का, है नहीं। तो चलिए समझेंगे। कुछ सवाल और देखते हैं। कहता है एक कस्बे की जनसंख्या, बहुत ज़्यादा आता है, कस्बे की जनसंख्या में 15% की दर से वृद्धि होती है। 95 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 है, तो 97 में कितनी। देखिए उसमें 15% वृद्धि हो रही, 15 वृद्धि हो रही है 100 पे। अगर आप इसे काट दें 5 से तो ये हो जाएगा 3 और 20, और अगर मैं कहूँ तो इसे जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 23 और 20। तो ये तो हो गई वृद्धि के बाद की जनसंख्या, और ये होगी वृद्धि के पहले की जनसंख्या, वृद्धि के पहले की जनसंख्या, ठीक है। जितने साल कह रहा है उतने साल की वृद्धि, यानी 23 का मान हो गया जी 5 to 9, और 20 का मान हो गया 400। आपसे कह रहा है 400 का मान है 8000, 20 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा लगा है, चलिए फिर से करते हैं। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में 15% की दर से वृद्धि हो रही। कोई भी वृद्धि 100 पे होती, तो 15 की वृद्धि 100 पे हुई। अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ, 5 से काटा 3/20, तो
अगर आपका ये 3 की वृद्धि है 20, तो वो तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो यानी कि ये टोटल पहले 20 थी, 3 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी 23। यानी कि ये बता रहा है कि अब 23 है और 20 है। 2 साल का उसने समय दिया है, 95 97, तो हमने इसकी पावर बढ़ा दी, जितने साल होते हैं उतनी पावर कर देते हैं। तो 5 to 9 और 400। इसका मान उसने कहा कि 2 साल पहले 8000 थी, तो अब कितनी, तो कर दीजिए 400 से काटेंगे 20 और गुणा कर दीजिए। ठीक है। एक और पॉपुलेशन 1 100 प्लस वृद्धि % समय बराबर पॉपुलेशन 2 या बाद की जनसंख्या। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी पहले जनसंख्या थी 8000, 100 में 15 की वृद्धि तो 115, 2 बार है तो 2 बार, कैलकुलेशन वही है 23 20 23 20, काटेंगे 20 20 से, वही 20 आ गया और वही वैल्यू। करने के तरीके बदल जाते हैं, सवाल का बेसिक वही होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं, इस बार फार्मूले से उठाते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, पहले बार 10% वृद्धि और दूसरी बार 20% वृद्धि, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन 1 18,000 है, 10% वृद्धि यानी 110 और 20% वृद्धि यानी 120। देखिए यहाँ से हमारी कैलकुलेशन बेशक टफ हो जाए, बट कन्फ्यूजन नहीं होता। 10 वृद्धि होगी 100 में 10 जोड़ दिए, 20 वृद्धि होगी 100 में 20 जोड़ दिए, और एक साल कह ले भाई 100 में और जोड़ देंगे, है नहीं। कैलकुलेशन करनी है, 180 गुणा 132 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब की बार गुणा आप लोग करिएगा, ठीक। चलिए एक सवाल होते हैं इसमें चुनाव को लेकर, चुनाव वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया और जीतने वाले को कितने मिले। बस आप इसमें ध्यान रखें कि एक उम्मीदवार 40% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार गया। परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100 होती है, एक को 40 मिले तो दूसरे को नेचुरल है 60 मिले, और इनका अंतर ही जीत होता है, यानी इनका अंतर कितना 20 और वो है 15,000, बता रहा ना। तो क्या पूछता है, कहता है जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाला तो 60 वाला था भाई। तो अगर 60 बनाना है तो 20 दिया 60, तो 15 दिया क्या हो जाएगा 45, है नहीं भाई। जीतने वाले को कितने मिले भैया, जीतने वाले को 60 मिले, तो 20 का मान अगर हमारा 15,000 है तो 20 दिया 60, 15 दिया 45, है कि नहीं। चलिए